नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कवींद्र। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारतीय कारोबारियों के लिए सरल वीजा प्रक्रिया का ऐलान। भारत ब्रिटेन के बीच कारोबार आसान बनाने समेत 2 करार। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति। एनएसजी में भारत की सदस्यता पर चीन के रुख में बदलाव नहीं, कहा पहले तय हो गैर एनपीटी देशों के लिए नियम। शुक्रवार को वियना में बैठक। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में कांग्रेस कार्य समिति। सोनिया गांधी अगले साल तक बनी रहेंगी पार्टी प्रमुख। एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित। कश्मीर में स्कूल जलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भरोसा, सेना चला रही है स्कूल चलो अभियान। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों को फटकार। सड़कों पर हेलीकॉप्टरों से पानी छिड़काव के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। और आइए देखते हैं पहली खबर। बढ़ते प्रदूषण के बीच आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने दिल्ली और पड़ोसी 4 राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदूषण रोकने के लिए साझा कोशिश पर जोर दिया गया। वहीं उपराज्यपाल की ओर से बुलाई गई आपात बैठक में 15 साल पुराने डीजल वाहनों का डी रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री बंद करने समेत कई अहम फैसले हुए। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 5 राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें वायु प्रदूषण से निपटने के विकल्पों और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर लगाम लगाने पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार राज्यों के लिए पर्यावरण सुरक्षा कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें साल भर के लिए प्रदूषण से निपटने के उपायों का ब्यौरा होगा। 100 में से 20% कारण जो दिल्ली के प्रदूषण का है वो जो पराली जलती है वो है। लेकिन हमने ये कहा है कि अगर 90% पराली जल गई है तो अब बचे हुए आने वाले समय में वो कैसे ठीक हो सकती है और अगले साल 2017 में वो न हो, उसके लिए क्या करने की जरूरत है, उसके लिए सब बातें हुई है, चर्चा हुई है। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन, तीनों निगमों के कमिश्नर और आला अधिकारी मौजूद थे। जो ट्रक दिल्ली के ट्रक नहीं है, बाहर के ट्रक हैं और जो पोल्यूशन कर रहे हैं ट्रक्स दिल्ली के अंदर, उनको रोकने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि उनको तुरंत रोका जाए। इस बीच एनजीटी ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को फटकार लगाई है। एनजीटी ने पूछा है कि उसके आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई की गई। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं ईपीसीए यानी एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के हालात बेहद खराब हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर अमल नहीं किया जा रहा। ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और इसीलिए हमारी उम्मीद है कि कोर्ट इस मैटर को सुनेगी और जो करना है सरकारों को बताएगी और सख्ती देगी, सख्ती से करेगी। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए हैं, लेकिन दिल्ली का ये स्कूल सोमवार को भी खुला रहा। दिल्ली स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन की दलील है कि उन्हें नियमों के अनुसार स्कूल के 220 दिन पूरे करने हैं। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ये है कि पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जब ज़्यादा बरसात होती है तो स्कूल को बंद कर दिया जाता है, ज़्यादा सर्दी होती है तो स्कूल को बंद कर दिया जाता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो स्कूल को बंद कर दिया जाता है। और बल्कि अब तो एक चीज़ और भी हो गया है कि ऑड इवन के मामले में भी 10-12 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब ये पॉल्यूशन के कारण बंद कर दिया गया। अब मेरा सवाल ये उठता है कि हमें 220 दिन स्कूल को चलाना होता है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में कंपल्शन है। अगर इस प्रकार से लगातार छुट्टियाँ होती रही तो ये 220 दिन कैसे पूरे होंगे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी ने सड़कों में पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। अगले 5 दिन तक निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है और 10 दिन तक जनरेटर भी बंद करने का आदेश दिया गया है। पिछले 8 दिनों से दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा है। अनु दीवान के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मरीज खांसी और दमे की बीमारी के साथ आंखों में जलन की शिकायत लेकर डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। ये है कृष्णा राय।
पिछले कुछ दिनों से दमे की तकलीफ से गुजर रहे हैं। इन्हें हर तीसरे दिन डॉक्टर के पास इलाज के लिए लाया जा रहा है। इनकी इस हालत के लिए दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर जिम्मेदार है, जिसके कारण इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें कोल्ड कब हो सकता है। पॉल्यूशन की वजह से ये ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है ये, और चेस्ट पेन है, ये होने लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 1 वीक के अंदर 2-3 टाइम्स डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन अभी तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में अस्थमा के मरीजों की बढ़ती संख्या से डॉक्टर भी चिंतित हैं। बुजुर्गों और बच्चों को खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें काफी बढ़ गई हैं। क्या सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, गला खराब हो गया है, आवाज़ चेंज हो गई आदमी की। आप ये देखिए जीना दूभर हो रहा है इस टाइम पे, बहुत परेशान है। पहले हम ये कहते थे कि हम अपने घर के अंदर हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जो दूषित वातावरण और दूषित एयर इस दिल्ली के अंदर चल रही है, घर के अंदर तो छोड़ो, घर के बाहर छोड़ो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आंखों के अंदर अलग तरह की जलन आ रही है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है। डॉक्टरों की सलाह है कि प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनकर बाहर निकलें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, आंखों को बचाने के लिए चश्मा पहनें। डॉक्टरों के मुताबिक जैसे जैसे प्रदूषण कम होगा, तभी मरीजों की संख्या भी कम होगी। बढ़ती हुई पोल्यूशन की वजह से है, और इसमें जो मरीज आ रहे हैं ज़्यादातर खांसी और आँखों में जलन की शिकायत लेके आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जब तक ये पोल्यूशन कम नहीं होगा, ये बीमारी रहेगी। जैसे जैसे पोल्यूशन कम होगा तो ये बीमारी अपने आप चली जाएगी। इसमें ज़्यादातर मरीज को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक घर में ही रहें। अगर बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलें। दिल्ली में दम घोटने वाले प्रदूषण ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वायु प्रदूषण 6 गुना बढ़ गया है। दिल्ली में सोमवार को PM 2.5 की मात्रा 622 और PM 10 की मात्रा 808 दर्ज की गई। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। विवेक यादव हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। विवेक, स्वागत है आपका। जिस तरीके से NGT या फिर कोर्ट में कहूँ निर्देश मिल रहे हैं, क्या इस वक्त बड़े कदम हैं जो दिल्ली सरकार उठा सकती है? देखिए, दिल्ली की सरकार जो कर सकती है कविंद जी, वो बराबर करने का पूरा प्रयास कर रही है। और अभी मुख्यमंत्री जी परसों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मिले भी थे जाकर के। सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि ये जो पॉल्यूशन जो बढ़ता है दिल्ली का, उसमें आसपास के जो राज्यों को जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, जैसे पराली जलाने की एक समस्या है। अब 2-3 दिन से भारतीय जनता पार्टी बराबर उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि पराली जलाने की समस्या से केवल 20% पोल्यूशन होता है। मैं मानता हूं कि दिल्ली की अपनी भी समस्याएं, दिल्ली के अपने भी कारण हैं प्रदूषण के। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे डस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा होता है, उससे प्रदूषण होता है। कंस्ट्रक्शन जैसे दिल्ली के अंदर होता है और डिमोलिशन होता है, इन चीज़ों से पॉल्यूशन बढ़ता है। ये समस्या नोएडा की भी है, गाजियाबाद की भी है, और आप देखिए तो आपके पास में जो गुड़गांव और फरीदाबाद जो लगते हैं, तो इन राज्यों का इन्वॉल्वमेंट तो है कहीं ना कहीं। इससे हम पल्ला नहीं झाड़ सकते, हाथ नहीं झाड़ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को इससे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए थी। आसपास के राज्यों की जो बैठक वो आज कर रहे हैं पर्यावरण मंत्रियों की, उन्हें पहले से करनी चाहिए थी। रही बात जहाँ तक दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार शुरू से पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतित है। ऑड इवन का फॉर्मूला हम लोग लाए, उसके बाद सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग की बात हुई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसकी टेंडरिंग कराई गई और मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं कि सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए। उसके साथ साथ एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें हर व्यक्ति को अपना एक रोल अदा करना पड़ेगा। दिल्ली के लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा, उनको भी अपना एक रोल अदा करना पड़ेगा कि पॉल्यूशन कैसे कम कर पाएँ। आज सुबह ही मैं आ रहा था तो कम से कम 3 जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ पे कूड़ा जल रहा था और उसमें से धुआं निकल रहा था। तो मेरा कहना यह है कि सामूहिक रूप से सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसमें व्यक्तिगत रूप से आरोप प्रत्यारोप और आक्षेप पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इसमें काम करना पड़ेगा। कि मैंने सीधा सवाल पूछा था कि आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है। आपने दुनिया की तमाम बातें कही, पड़ोसी राज्यों की बात कही, बीजेपी की बात कही। आपकी पार्टी सत्ता में है दिल्ली में, आपने क्या कदम उठाया? NGT के कहने के बाद या फिर उनकी फटकार या डंडे के बाद आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? कविंद्र जी, मैंने आपको बताया कि अभी तुरंत का तुरंत जैसे स्टार्ट कराया गया है, पानी छिड़काव का काम चालू करा दिया गया है दिल्ली की सड़कों पे।
उसके साथ साथ वैक्यूम क्लीनिंग की टेंडरिंग हो गई, 1-2 दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि जैसे जनरेटर्स से जो पॉल्यूशन होता है, डीजल के जनरेटर्स चलते हैं उससे जो धुआं निकलता है उससे पॉल्यूशन होता है, उस पर बैन किया है 5 दिन के लिए। किसी तरह के कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन पे बैन किया है 5 दिन के लिए। तो ये जो कदम सरकार उठा सकती है, सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। मेरा कहना ये है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए मैंने आपको और सारी चीज़ें बताई कि आसपास के इसमें दिल्ली सरकार के प्रयास जितने हो सकते हैं, दिल्ली सरकार अपने प्रयास कर रही है, लेकिन सबको इसमें भागीदारी करनी। दिल्ली सरकार बाकी राज्यों से बात भी कर सकती है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर सकती है, उसमें केंद्र की या केंद्र के मंत्री चाहे तभी बैठक होगी, क्या ये जरूरी है? नहीं, जहाँ तक जो संघीय व्यवस्था है इस देश की, उसके हिसाब से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का काम क्या है। उनको क्या नहीं चाहिए था कि उससे पहले, चूंकि ये हर साल हम लोग इसी तरह से चर्चा करते हैं, मुझे याद है कि पिछली बार भी इन्हीं दिनों बैठ करके हम लोगों ने प्रदूषण पे चर्चा की। इसका अगर स्थायी समाधान ढूंढना है तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और आसपास की जो प्रदेश सरकारें हैं उन सबको मिलकर के कुछ इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसका समाधान निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेशन का काम कौन करेगा? इस कोऑर्डिनेशन का काम कोई कर सकता है तो जो सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो करेगी, उसको करना चाहिए। आसपास के राज्यों को इकट्ठा करके बात करके कोई समाधान। एनजीटी के कहने पर सरकारें जागरूक हो रही हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, आप दिल्ली की बात करें या फिर हरियाणा की या केंद्र की। ये सबसे गंभीर है कि सरकारों को जागरूक होना पड़ता है, वो भी अदालत के फटकार के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या, और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मत से राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया है। हालांकि इसका फैसला पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस कार्य समिति ने ओआरओपी और एनडीटीवी पर 1 दिन की पाबंदी समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए प्रस्ताव भी पारित किया। Members feel that Rahul Gandhi must take the lead in this fight. He should take up the leadership for this fight. This is the unanimous sentiment expressed in today's working committee meeting by the working committee members. कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब होने के चलते बैठक की अध्यक्षता कर रहे राहुल गांधी ने किसी भी जिम्मेदारी को निभाने की ख्वाहिश जताई। हालांकि फैसला नहीं हो सका और इसका निर्णय एक बार फिर सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया। कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट was present in the meeting, presided over the meeting and said whatever the Congress party and Congress working committee would finally decide, he would be ready to take on every such challenge. बैठक में 1 रैंक 1 पेंशन और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए प्रस्ताव भी पारित किया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने मोदी सरकार को तत्काल तौर से देश के सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन उनकी आकांक्षा के मुताबिक देने, सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन की नई परिभाषा से नुकसान पहुंचाने के ऑर्डर को वापस लेने और सैनिकों की सिविलियंस के मुकाबले में रैंक को कम करने, इन सारे आदेशों को वापस लेने का आग्रह भी किया।
कांग्रेस कार्य समिति ने उरी समेत अन्य आतंकी हमलों में शहीद जवानों को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव भी लंबित हैं और पार्टी ने इस बारे में प्रक्रिया पूरी करने के लिए चुनाव आयोग से और समय मांगा है। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। कैराना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने परिवर्तन यात्रा को केंद्र सरकार की नाकामी छुपाने की कोशिश बताया। उत्तर प्रदेश के कैराना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने गन्ना किसानों का बकाया, खराब हुई फसल का मुआवजा और धान की खरीद न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जिम्मेदार बताया। सपा की सरकार होगी तब गन्ने का भुगतान नहीं होगा, या तो बसपा की सरकार होगी तब गन्ने का भुगतान नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है बहनों भाइयों, गन्ने का भुगतान हम लोगों ने कराया है। परिवर्तन यात्रा के दौरान बीएसपी पर लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए मायावती मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाने की नाकामी छुपाने के लिए झूठ फैला रही है। उत्तर प्रदेश में अपने चारों शासन कालों में केंद्र व भाजपा शासित राज्यों की तरह यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि का विकास करने का यहाँ गरीब व जन विरोधी कार्य नहीं किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के तालमेल की अटकलें तेज हो गई हैं। सोमवार को कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। वहीं अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच तलखी कम नहीं हो रही। संभल में शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें गैर कानूनी कामों का विरोध करने की वजह से मंत्रिमंडल से हटाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि गुमराह होकर सीमा पार चले गए स्थानीय युवाओं को मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए। इस बीच सुरक्षा बलों ने शोपियां में एक आतंकी को मार गिराया है। उधर सीमा पार से गोलीबारी जारी है। घाटी के हालात में सुधार के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ये जानकारी देते हुए कहा कि गुमराह होकर आतंकवाद का सहारा लेने वाले युवाओं को मुख्य धारा में लाना होगा। इस बीच श्रीनगर में सोमवार को सड़कों पर लोगों और गाड़ियों की आमद ज्यादा दिखी। हालांकि बंद की वजह से अभी भी आम जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। कोशिश तो ये है कि जो इसमें लड़के चले गए हैं जिनके खिलाफ कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं की है, कोशिश करेंगे उनको डीमोटिवेट करके अपने घरों में वापस लाने की। बाकी जो चलता है पिछले 25 साल से मिलिटेंसी को डील किया हमारे फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने। आई एम श्योर दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डील विद द सिचुएशन। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र और राज्य सरकार पर शांति के लिए ठोस कदम नहीं उठाने के आरोप लगा रहे हैं। दोनों दलों ने सोमवार को जम्मू में सरकार विरोधी प्रदर्शन भी किया। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर पूरी रियासत में ये आंदोलन चलाएंगे और इस सरकार को अवाम के नजरों से नंगा करेंगे। इस बीच शोपियां में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी मारा गया। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। सीमा पार से गोलीबारी का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एलओसी पर पुंछ के मेंढर सेक्टर में गोलीबारी की, जिसका भारत ने माकूल जवाब दिया। रविवार को पुंछ जिले में हुई गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस के मुताबिक राज्य में 300 आतंकी सक्रिय हैं जो हमले की फिराक में हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। घाटी में फैली अशांति की वजह से सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद हैं और नौनिहालों का भविष्य खतरे में है। ऐसे में सुरक्षा करने वाली सेना ने अब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है। न दौलत न शोहरत चाहिए, सिर्फ स्कूल और किताब चाहिए। कश्मीर वादी में बंद पड़े स्कूलों को खुलवाने के लिए सेना ने स्कूल चलो अभियान के तहत ये नारा दिया है। शांति बहाली की कोशिशों के बीच सेना अब स्कूल चलो अभियान पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके तहत सेना इलाकों की पहचान कर विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग मुहैया कराती है। सेना ने नौजवान क्लब भी शुरू किया है, जहां बच्चों और युवाओं को खेलों में प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है।
अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। तो अभी हमने और से स्टार्ट किया है, बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ हम ला रहे हैं। और अगर हम देखेंगे एजुकेशन वो भी इन दिनों बंद ही रही है और स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ही बंद ही रही है। हाल के दिनों में जिस तरह घाटी में स्कूलों को जलाया जा रहा है, ऐसे में सेना का ये कदम काबिले तारीफ है। करीब 5 महीने से शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और पिछले कुछ हफ्तों के दौरान 30 से ज्यादा स्कूल जलाए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी स्कूल जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। But I am confident, we have the government has already taken into custody some miscreants, कुछ जो स्कूल जलाते थे उनको बंद कर दिया है, पकड़ा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर there should be some good news। पिछले हफ्ते 2 दिन के कश्मीर दौरे पर गए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को स्कूलों की हिफाजत के निर्देश दिए थे। हाल ही में बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी ने स्कूलों को जलाए जाने पर चिंता जताते हुए शिक्षण संस्थाओं को निशाना नहीं बनाने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन रक्षा क्षेत्र में तकनीकी हस्तांतरण और भारत में निर्माण इकाई लगाएगा। दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात में इस पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, आपसी व्यापार, निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 2 करार भी हुए। भारत दौरे पर आई ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान व्यापार, निवेश, वीजा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने व्यापार के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के रक्षा उद्योग को भारत में निर्माण और साझा परियोजनाओं के लिए न्योता भी दिया। I also discussed with Prime Minister May ways to purposefully work together to combat the growing forces of radicalization and terrorism. We agreed that it is not a limited security challenge. दोनों नेताओं ने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को इंसानियत के लिए खतरा बताया। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को लेकर गहरी चिंता जताई। साथ ही आतंकियों और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। Concerns to Prime Minister May regarding cross-border terrorism and the need for the international community to take strong action against states that support and sponsor terrorism. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भारतीय कारोबारियों के लिए पहली बार उदार वीजा व्यवस्था का ऐलान किया। The UK will make India the first visa country to have access to our registered traveller scheme, offering many Indians smoother and swifter clearance at the border. And we have invited the Indian government to become the first government in the world to nominate top business executives for the Great Club. इस मौके पर भारत और ब्रिटेन के बीच कारोबार को आसान बनाने और बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर करार हुए हैं। ब्रिटेन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सहयोग करने की बात कही है। इससे पहले दोनों नेताओं ने इंडिया यूके टेक समिट में हिस्सा लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान 1 बिलियन पाउंड के निजी और सरकारी करार हुए हैं। जहां तक आपसी निवेश की बात है, भारत और ब्रिटेन दोनों इस बात से फायदा उठा सकते हैं और राजनीतिक तौर पे भी दोनों के बीच शायद ही कोई असहमति है। ब्रेक्सिट के बाद एक नई स्थिति है जिसका फायदा दोनों देश उठाने की कोशिशें कर रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर केरल सरकार के रुख में बदलाव आया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए। इस सिलसिले में आज राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दायर किया। 2007 में यूडीएफ सरकार ने इस हलफनामे के विपरीत कहा था कि धार्मिक मान्यताओं के चलते हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वहीं सबरीमाला मंदिर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के इस कदम का विरोध किया। बोर्ड का कहना है कि सरकार अपने रुख से पलट नहीं सकती। इस मामले की सुनवाई 13 फरवरी को होनी है। परंपरा के मुताबिक सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। वियना में होने जा रहे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की बैठक से पहले चीन ने कहा है कि भारत की सदस्यता को लेकर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
चीन का कहना है कि भारत की NSG सदस्यता पर विचार तभी मुमकिन है जब परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत न करने वाले देशों को शामिल करने के लिए नियम तय कर दिए जाएं। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हुई बैठक का जिक्र करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन इस मुद्दे पर भारत समेत सभी पक्षों से निकट संपर्क में है और सकारात्मक बातचीत चल रही है। और इस वक्त एक बुरी खबर है। राज्यसभा टीवी के हमारे समसामयिक कार्यक्रम द बिग पिक्चर के एंकर और वरिष्ठ पत्रकार गिरीश निकम का आज दिल्ली में निधन हो गया। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर अब से कुछ देर पहले उन्होंने आखिरी सांस ली। 61 साल के गिरीश निकम राज्यसभा टीवी के साथ शुरुआत से ही जुड़े रहे और उनका निधन राज्यसभा टीवी के साथ साथ पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। Hello and welcome to the big picture. The Information and Broadcasting Ministry has ordered a blackout of the Hindi TV news channel NDTV India from the midnight of November 9 till the midnight of November 10th. This is the first order of the government under a newly amended provision of the Cable TV Networks Regulation Act, which gives the powers to the government to prohibit operation of a channel if it shows live coverage of any terror attack and the counter-terror operations. The action against the channel ostensibly is because it reveals strategically sensitive details during the terror attack on the Pathankot Air Base. ये हमारे साथी गिरीश आज आखिरी शो उन्होंने किया राज्यसभा टीवी पर और इस शो को करने के बाद ही अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। हम सब की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि।